हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट 12 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम इस पूरी वीडियो में इस अध्याय के सारांश अर्थात समरी को समझेंगे, अर्थात जो हमने इस पूरे अध्याय में सीखा है उसको संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, जो हमने पार्ट 1 वीडियो में समझा था। तो सबसे पहले जब हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी तो मैंने आपको समझाया था कि जिस तरीके से अभी तक हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी भी परिपथ में, तो आप उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो क्या इसका विपरीत भी संभव है कि आप चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न कर सके? तो हमने इस अध्याय में सीखा कि हाँ, यह संभव है। यानी अगर आप चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्ती रखें, यानी वो बदल रहा हो, तो उससे वैद्युत क्षेत्र और या वैद्युत धारा की उत्पत्ति आप कर सकते हैं, और इस घटना को ही आप वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमने ये समझी थी कि किसी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय फ्लक्स में जब आप परिवर्तन करते हैं समय के साथ, तो फिर उस पूरे परिपथ यानी उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और अगर कुंडली एक बंद परिपथ में थी तो उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा भी थी, और यही घटना थी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर हमने पार्ट 1 वीडियो में एक और चीज समझी थी, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो बिल्कुल वैद्युत फ्लक्स की ही तरह था, जो वैद्युत क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि यदि हमारे पास क्षेत्रफल a वाले ये कोई सतह है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? फाई बी बराबर बी डॉट ए। ये डॉट प्रोडक्ट था, इसीलिए हम इसे बी ए कॉस थीटा लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और यहाँ पे ए, तो इनके बीच में एक थीटा एंगल बन रहा है। तो ये वो थीटा एंगल है जो बी और ए के बीच में बन रहा है। तो हमने ये चुंबकीय फ्लक्स देखा था, मतलब कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस सतह से होकर पास हो रही हैं, ये हमने देखा था। फिर हमने पार्ट 2 वीडियो में ये समझा था कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसे कहते हैं। तो हमने ये देखा था कि जब आप किसी भी परिपथ में आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना होता है, वो हमने देखा था कि चुंबक उसका जो परिमाण होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसे आप कैसे लिख सकते हैं? E बराबर माइनस एन डी फाई बी बटे डी टी। और एन यहाँ पे क्या था कि ये जो कुंडली आपने ली होगी जो परिपथ में है, उसमें कुल फेरे कितने होंगे, वो कैपिटल एन हमारे पास थे। और ये माइनस चिन्ह आपको याद होगा, ये ऋण चिन्ह आपके पास विद्युत वाहक बल यानी ई की दिशा को बताता है, जो हम लेंज के नियम में और अच्छे से समझते हैं। फिर हमने पार्ट 3 वीडियो में यहाँ पर इस माइनस चिन्ह को देखने के लिए लेंज के नियम को समझा था। तो लेंज का नियम क्या कहता है कि अगर आपने परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, इसकी दिशा किस तरीके की होगी? इस तरीके की होगी कि ये उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण की इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस तरीके से होगी कि वो उसको कम कर सके, यानी उसकी विपरीत दिशा में वो प्रवाहित होगा। और इसी की तरह इसका विपरीत भी होगा। ये हमने अच्छे से पार्ट 3 वीडियो में समझा था। तो ये इसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता यानी पोलैरिटी इस तरीके की होगी कि वो उस दिशा में प्रवाहित धारा को प्रवाहित करेगा या प्रवाह प्रवृत्त करे धारा को, जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध करे। तो ये हमने और अच्छे से उस पार्ट 3 वीडियो में समझा था। इसके बाद पार्ट 3 वीडियो में हमने एक चीज़ और समझी थी कि ये जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और ये किस तरीके से होता है, तो हमने ये देखा था कि यहाँ पर एक दंड चुंबक है और अगर आपके पास यहाँ पे एक कुंडली है, तो जब आप उनके बीच एक आपेक्षिक गति बनाए रखते हैं, आपेक्षिक गति क्यों बना रहे थे? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना था इस कुंडली से गुजरने वाला। तो जब ये चुंबक इसके पास आएगा तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। तो आपको इसे बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत होती है? यांत्रिक कार्य की। हमने समझा था कि यांत्रिक कार्य की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि विद्युत वाहक बल किस दिशा में, इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। यहाँ पे आप जब उत्तरी ध्रुव को नजदीक लेकर आएंगे तो ये उत्तरी ध्रुव इसलिए बन जाएगा क्योंकि ये इसका विरोध करेगा, इसलिए आपके पास ये प्रवाह, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होगी ये आपके पास वामावर्त होगी, यानी कि घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसकी विपरीत दिशा में ये चलेगी। तो यानी कि हमें इस चुंबक को इसके नजदीक, इस कुंडली के नजदीक लाने में कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा। अब ये यांत्रिक कार्य कहाँ गया?
तो हमने ये देखा कि ये जो ऊर्जा का एक रूप जो हमारे द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य था, वो ऊर्जा के दूसरे रूप अर्थात कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल गए। यानी कि जो आपको प्रेरित धारा दिखाई दी कुंडली में, उसमें हमारे द्वारा किया गया कार्य बदल गया। तो इससे हमें समझ आया कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि एक ऊर्जा का रूप दूसरी ऊर्जा में बदल गया। फिर हमने पार्ट 5 वीडियो में ये समझा था, यहाँ पे पार्ट 4 वीडियो का इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने पार्ट 4 वीडियो में उदाहरण को समझा था, उसमें न्यूमेरिकल्स किए थे जो पिछले फॉर्मूलों पर आधारित थे, इसलिए। अब हमारे पास पार्ट 5 वीडियो में हमने ये सीखा था कि गतिक विद्युत वाहक बल यानी मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हमने सीखा था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि आपके पास यहाँ पे आपने इस तरीके का एक परिपथ बनाया था, यानी कि ये आपके पास एक छड़ थी और यहाँ से आपने एक तरीके का आयताकार पथ इसके लिए बनाया था। तो आप इस छड़ की जब इस दिशा में आप बाईं तरफ इसको जब v वेग से गति करवाते हैं और ये जो छड़ थी, ये चुंबकीय क्षेत्र जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके की थी और बिल्कुल इसके लंबवत रखा है ये, आपके पास ये पीक्यू छड़ रखी है, ये वाली पीक्यू छड़। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ये बिल्कुल लंबवत ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का जब एंगल बनाएँगे, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि ये लंबवत था। L लंबाई की धात्विक छड़ थी, चुंबकीय क्षेत्र B लंबवत था v वेग से। अगर ये v वेग से इस तरीके से गति करता है, तो उसके सिरों के बीच कुछ ना कुछ प्रेरित विद्युत वाहक बल था और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना था? E बराबर BLV। अब आपको याद होगा यहाँ पे हमने 2 तरीके सीखे थे। इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमने फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिया। दूसरा हमने देखा था कि अगर आप इस PQ में देखें कि यहाँ पे आवेश होंगे, इस PQ एक चालक था तो इसमें आवेश होंगे, तो इस पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल यानी लॉरेंज बल के आधार पर भी हमने इस पूरे विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति की थी। तो इसकी उत्पत्ति हम चालक के आवेशों पर कार्य करने वाले बल जो चुंबकीय बल था उसके आधार पर भी कर सकते हैं। तो ये हमने पार्ट 5 वीडियो में समझा था। फिर हमने पार्ट 6 वीडियो में एक चीज़ समझी थी, ऊर्जा एक दृष्टि परिमाणात्मक अध्ययन टॉपिक के अंतर्गत। इसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जब आप चुंबक के बीच और कुंडली के बीच आप उसको आपेक्षिक गति कराने के लिए क्या करते हैं? यांत्रिक कार्य करते हैं। तो आप कितना कार्य करते हैं, कितनी शक्ति आप लगाते हैं और उस शक्ति का क्या होता है? ये हमने परिमाणात्मक रूप में देखा था कि कितनी शक्ति कहाँ गई, कितना वो चीज़ गई, तो वो चीज़ हमने देखी थी। हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे भुजा PQ को चलाने में प्रयुक्त हुई यांत्रिक ऊर्जा, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था वही डायग्राम था। तो भुजा PQ को चलाने में प्रयुक्त हुई यांत्रिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदली, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल मिला हमें और फिर वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदली। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित था। पिछली स्लाइड्स में भी हमने देखा। तो हमने देखा सबसे पहले हमने ये देखा था कि अब I कितना उत्पन्न हुआ, प्रेरित धारा कितनी उत्पन्न हो रही थी, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल था, ये आपके पास प्रतिरोध था। इस चीज़ को हमने बल पे यूज़ किया था कि बल का फॉर्मूला, क्योंकि ये जो F बराबर ILB था, ये किसी भी धारावाही चालक पर बल था, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र B में, और इस बल में हमने इस I की जब वैल्यू रखी थी तो हमें बल का मान मिला था। और इस बल को हमने कहाँ यूज़ किया था कि हमने कितनी शक्ति लगाई, कितनी यांत्रिक ऊर्जा हमने लगाई। तो P बराबर, क्योंकि FV होता है, तो यहाँ पे इस F के मान को हमने यहाँ लगाया, तो हमारे पास P का जो मान था वो आपके पास ये चीज़ आ गई थी। अब ये हमने यांत्रिक कार्य किया और हमें फिर उसके बाद विद्युतीय ऊर्जा भी मिली। लेकिन फिर ये इसमें देखा जाता है कि ये जो कुछ ऊर्जा होती है वो जूल ऊष्मा के रूप में भी क्षय हुआ उसका। तो जूल ऊष्मा हमारे पास Pj बराबर I² R होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये ऊर्जा ठीक इस ऊर्जा के बराबर आ जाती है। इससे हमें पता चला कि ये जो यांत्रिक ऊर्जा थी ये विद्युतीय ऊर्जा में बदली और फिर ये ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई। तो ये था आपके पास परिमाणात्मक अध्ययन कि आपने देख लिया कि कितनी चीज़ कहाँ गई थी। ये हमने पार्ट 6 वीडियो में समझा था। फिर हमने पार्ट 7 वीडियो में भंवर धाराओं के बारे में सीखा था कि अगर आप किसी भी चालक जैसे कि धातु के स्थूल टुकड़े को, असमान टुकड़े को किसी परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स के प्रभाव में रखते हैं, यानी कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो हमने ये देखा था कि पूरे चालक में कुछ प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो रही थी और जो ये प्रेरित धाराएं थी वो जैसे पानी में चक्कर खाते हुए भंवरों से मिल रही थी। इसीलिए आपने इनको भंवर धाराएं या फिर एडी करंट्स नाम दिया था। फिर हमने ये देखा था कि ये जो भंवर धाराएं होती हैं, ये अगर जैसे आपके पास कहीं पर भी क्रोड में उत्पन्न हो रही हैं, तो वहाँ पे क्रोड को गर्म करके विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में भी ह्रास करती है, यानी कि ये इसकी हानि थी, भंवर धाराओं की हानि थी। तो
तब हमने ये देखा था कि आप इस भंवर धाराओं से होने वाली हानि को किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो तब हमने ये देखा था कि जब आप धात्विक क्रोड को बनाते, क्योंकि क्रोड में ही ये उत्पन्न हो रही थी, तो धात्विक क्रोड को बनाने के लिए हम केवल धातु का यूज ना करें, उसी धातु को स्तरों में बांट दें। स्तरित धातु या लैमिनेटेड धातु का प्रयोग करें, जिससे कि स्तर यानी कि लेवल्स, और वो लेवल्स को श्रेणी क्रम में जोड़ दे, जिससे कि सारे लेवल्स का जो प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध, वो एक अकेली धातु के प्रतिरोध से ज्यादा हो जाएगा। तो आपके पास जब प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो आपके पास धारा अपने आप ही कम हो जाएगी, जिससे आप भंवर धाराओं को कम कर सकते हैं। तो आप आपने भंवर धाराओं को कम कर दिया, तो फिर ऊष्मा किस तरीके से कम होगी? ऊष्मा आपके पास, क्योंकि हमें पता है कि जो ये खर्च हुई ऊष्मा थी, ये इस आई के समानुपाती होती है। तो फिर अगर आपके पास भंवर धाराएं कम हुई तो आपके पास ऊष्मा भी अपने आप कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम भंवर धाराओं से होने वाली हानि को कम कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज हमने ये देखी थी कि प्रेरित धाराओं का चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि धाराओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, M बराबर IA। तो आपको याद होगा जो धातु थी उसमें जब हमने खांचे बनाए थे, तो खांचे बनाने से धातु जो धारा थी उसके प्रवाह का क्षेत्रफल कम हो जाता था। तो क्षेत्रफल का प्रवाह कम होने से आपके पास M कम हो जाता था। तो इस तरीके से भी आप प्रेरित धाराओं को कम कर सकते थे। फिर हमने पार्ट 7 वीडियो में एक और चीज समझी थी, प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस के बारे में। तो इसमें हमने ये सीखा था कि प्रेरकत्व आपके पास किसी भी परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। यानी आपने किसी धारा में परिवर्तन किया किसी परिपथ की, तो आपके पास जो कोई एक राशि उत्पन्न होती है उसे आप प्रेरकत्व कहते हैं, जो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के तहत होती है। तो इसीलिए आप प्रेरकत्व को स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो ये हमने देखा था कि ये जो प्रेरकत्व था ये फ्लक्स बंधता तथा धारा का अनुपात था। ये कैसे आया था? क्योंकि हमें पता था कि जो कुल फ्लक्स था वो किसके समानुपाती था, वो उसमें मतलब उस पूरे परिपथ में धारा के समानुपाती था। तो तब अगर जब आप इस साइन को हटाएंगे समानुपाती स्थिरांक को, तो आपके पास एन फाई बी बराबर, यहाँ पे कुछ स्थिरांक लगाएंगे तो ये आई आपके पास इसके नीचे चल जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, वो फिर उस स्थिरांक की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमने पार्ट 8 वीडियो में ये सीखा था अन्योन्य प्रेरण। तो आपको याद होगा अन्योन्य प्रेरण में कितनी कुंडलियां होती हैं? 2 कुंडलियां। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब आप किसी एक कुंडली जैसे कि C1 में धारा प्रवाहित करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, तो उसके कारण C2 से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और C2 में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो इसी घटना को आप अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो कुंडली दूसरी वाली कुंडली है C2, उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स phi2 है। तो वो किसके समानुपाती होगा? उस धारा के जिसके कारण उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हुआ। तो वो जो धारा थी वो आपके पास चुंबकीय जो चुंबकीय कुंडली, जो ये वाली कुंडली थी पहली वाली, उसकी धारा के समानुपाती हो जाएगा। तब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे आप एक स्थिरांक लगाएंगे m। तो phi2 बराबर mi1 आपके पास आ जाएगा। ये जो m था यही आपके पास अन्योन्य प्रेरकत्व था। फिर हमने यहाँ पे ये भी देखा कि कुंडली 2 में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना आएगा। ये हमें पता है फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस n को जब हम अंदर ले जाएंगे, तो क्योंकि हम दूसरी वाली कुंडली के लिए देखेंगे तो n2 phi2 हम लिख देंगे और फिर यहाँ से हम phi2 की वैल्यू लिख देंगे mi1। तो यहाँ से आपके पास जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका मान ये आ जाएगा। तो m क्यों d/dt के बाहर आए? क्योंकि वो एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ गया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि दो समाक्ष परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है। ये भी हमने पार्ट 8 वीडियो में सीखा था। यहाँ पे जो ये समान अक्ष वाली परिनालिकाएं थी, ये दीर्घ लंबाई की परिनालिकाएं थी। तो परिनालिका S1 का परिनालिका S2 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व इतना था। फिर हमने देखा कि S2 का कितना था। S2 का था हमारे पास M21, S2 का S1 के सापेक्ष भी इतना ही था। तो तब हम ये कह रहे थे, लेकिन ये जो चीज थी दीर्घ लंबाई की परिनालिकाओं के लिए थी। फिर हम ये कह रहे थे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम थी तो हम इनको कैपिटल M, जो अब यहाँ पे तो नहीं लिखा लेकिन ये दोनों एक मान सकते हैं कि ये बराबर थी क्योंकि ये दीर्घ लंबाई की परिनालिका थी, और इनसे कैपिटल M भी मान सकते थे। और ये वायु के लिए था क्योंकि हम यहाँ पे μ0 यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर माध्यम बदल जाएगा तो यहाँ पे चीजें फिर ये जो चुंबकशीलता है ये बदलेगी। फिर हमने पार्ट 9 वीडियो में सीखा था स्वप्रेरण, जिसे हम सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन था और ये सेल्फ इंडक्शन। तो इसमें कितनी कुंडलियां थी? एक कुंडली, जिसमें कि आप जब एक कुंडली में धारा
स्वप्रेरण यानी कि अपने में ही जब आप धारा परिवर्तित करते हैं तो उसमें एक प्रेरित धारा का उत्पन्न होना। तो यहाँ पे किसी कुंडली में, जैसे आप इसी कुंडली में धारा परिवर्तित करें तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होगा जिससे कि आपके पास एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ये घटना आपके पास स्वप्रेरण होती है। तो यहाँ पे कितना फ्लक्स था इस कुंडली में, जो चुंबकीय फ्लक्स आया, मतलब इस पूरी कुंडली द्वारा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स N phi b था, वो धारा I के समानुपाती होगा। तो आप समानुपाती के चिन्ह को हटा के जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आता है L, यही स्वप्रेरकत्व था। इसी को आप स्वप्रेरण गुणांक भी हमने कहा था। फिर हमने यहाँ पे एक और चीज सीखी थी, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना था। तो फैराडे के नियम से तो वो इतना होता है, E बराबर ये। लेकिन हम जब यहाँ पे N को अंदर लिखते हैं और फिर यहाँ पे N phi b के मान को यहाँ से लिखते हैं तो हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इतना आ जाता है। फिर हमने इसी पार्ट 9 वीडियो में एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व को भी निकाला था। वो हमारे पास किस तरीके से था, ये हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा कि एक कुंडली से गुजरने वाला जो पूरा फ्लक्स होता है वो किस तरीके से यहाँ एल आई आ जाता है। फिर यहाँ पे हमने एन फाइव बी की गणना की थी कि यहाँ पे एन जो था हमारे पास पूरे फेरे की संख्या थी कुंडली में, फिर ये बी था और ये ए था। तो जब आप इसे यहाँ पे पुट करते हैं तो एल का मान आपके पास इतना आ जाता है। तो ये आपके पास लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व था। फिर हमने यहाँ पे एक और चीज समझी थी कि किस तरीके से स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल विरोधी विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ की तरह काम करता है। तो इससे इससे हमने ये देखा था, क्योंकि स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल एक विरोधी विद्युत वाहक बल की तरह काम करता था, तो इसका मतलब आपको किसी भी कुंडली में धारा आई स्थापित करने के लिए एक विरोधी विद्युत वाहक बल, क्योंकि ये विद्युत वाहक बल, क्योंकि ये क्यों देखा था हमने, क्योंकि जो विद्युत वाहक बल था वो इस तरीके की दिशा उत्पन्न कर रहा था कि वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करे। तो जब आप धारा I स्थापित करेंगे तो वो उसका भी विरोध करेगा। तो इसीलिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा जो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में कुंडली में संचित होगा। तो वो आपके पास जब हमने उसका मान कैलकुलेट किया था वो इतना आ रहा था, जैसे आगे चल के आपने यूबी भी लिखा था। फिर आगे हमने पार्ट 11 वीडियो में, पार्ट 10 वीडियो में फिर से हमने उदाहरणों को सीखा था। तो पार्ट 11 वीडियो में हमने सीखा था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसे हम डायनमो भी कहते हैं। इसके बारे में सीखा था कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके डायग्राम में समझा था हमने, बहुत इसकी रचना को समझा था कि किस तरीके से आर्मेचर कुंडली होती है, फिर यहाँ पे कार्बन ब्रश होते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, ये सर्पी वाले होते हैं दो। तो इन चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। फिर हमने इसके कार्य सिद्धांत में ये सीखा था कि जब ये कुंडली घूमती है तो इसके घूमने से इसके प्रभावी क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उससे आपके पास एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और अगर ये यहाँ पे एक बंद परिपथ में है तो आपको धारा भी मिलती है। और फिर हमने ये देखा था ग्राफ से कि किस तरीके से ये प्रत्यावर्ती धारा आपके पास मिल रही थी। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे पार्ट 11 वीडियो में और समझी थी कि यहाँ पे अगर आपके पास जो ये कुंडली थी, यहाँ पे अगर ये जो कुंडली थी ये एन फेरो वाली हो, ए अनुप्रस्थ काट वाली कुंडली हो और एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो बी, तो आप अगर इसे कोणीय चाल या वेग से ओमेगा से घुमाएं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपके पास कितना मिलता था, E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसे हमने पूरा अच्छे से कैलकुलेट किया था। फिर यहाँ पे अगर मैं इस साइन ओमेगा टी को अधिकतम मान को देखूं +-1, तो यहाँ पे इसके +-1 होने पर इस ये मान बच जाएगा। तो इसे हमने E0 लिखा था और फिर इस E0 को हम यहाँ पे लिखते हैं तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। फिर हम इसको इसको हम आवृत्ति के टर्म्स में भी लिख सकते थे, क्योंकि अगर यदि प्रति सेकंड कुंडली चक्कर लगाए तो यानी आवृत्ति के टर्म्स में हम लिखें तो ओमेगा 2 पाई न्यू होता है। तो यहाँ पे आपने ओमेगा की जगह, बस यहाँ पे ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू लिखा यहाँ पे भी। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे टी भी आना है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को आपने लिखा तो यहाँ पे टी मिसिंग है, तो वो चीज़ आएगी। ये हमने सीखा था। फिर इसके बाद हमने इसके उदाहरण भी किए थे। यहाँ पे पार्ट 11 वीडियो में ये जो ग्राफ था इससे कि यहाँ पे किस तरीके से आर्मेचर कुंडली पहले अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी थी, जिसको हमने 0 डिग्री पे माना था, बेस माना था, तो फिर उसके बाद उसको आपने 90 डिग्री घुमाया, फिर 180, फिर उसके बाद 270, फिर 360। तो आपके पास 2 बार इसके मान चेंज हुआ था, यानी दिशा चेंज हुई थी। और आपके पास यहाँ देखा था आपने 2 बार अधिकतम मान था, 90 पे, 270 पे। तो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल का इसीलिए अधिकतम मान आप कह रहे थे। और क्योंकि धारा की दिशा आवर्ती रूप से बदली थी, इसीलिए आप इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कह रहे थे। ये हमने इस पूरी पार्ट 11 वीडियो में सीखा था।
फिर ये जो आपके पास तालिका है, ये आपके हुँ, लिए इसलिए है कि आपने जो भी इस अध्याय में राशियाँ सीखी हैं, उनके आप फ़ॉर्मूले अच्छे से याद कर पाएँ। एक छोटा-सा एक तरीका है। तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसके मात्रक को लिख दिया विमाएँ, और यहाँ पे समीकरण, किस समीकरण से आप एक कोई भी एक जनरल समीकरण आप याद रखिए, उसका मात्रक आप वहाँ से निकाल सकते हैं। फिर जैसे बी का जो मात्रक है, ए का जो मात्रक है, तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर है और ये मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर कट जाता है, फिर वेबर यहाँ पे बच जाता है। ये हमने अब पहले भी अच्छे से सीखा है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखने में मदद करेगा। तो आप आपके लिए ये जो अध्याय था, या होप सो आपको अच्छे से समझ आया हो। आप जितना अच्छे से इस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे, आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी। अभी के लिए थैंक यू।